A very good morning to all of you. Today, we are going to start with the chapter number 6 of history, that is Crafts and Industries. We very well know during the pre colonial period, Indian economy was self contained, मीन्स इंडियन इकोनॉमी को किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता था इन एनी रिस्पेक्ट. देयर वर क्लोज रिलेशनशिप between the agriculture and the handicraft industry. What is this handicraft industry? Where the work is done by hand, means like craftsmen, like the goldsmith, potter, blacksmith, oil processor, all these consist of the handicraft industry. In agriculture, the food grains were produced to provide food grains to the people in the economy, and the economic needs like the need for the carpenter, need for the goldsmith, potter, blacksmith, oil processor, or very other services which were provided by the people indulge in the handicraft industries. In the same way, urban economy also presented a better picture of this. Indian handicraft industry joined worldwide reputation because इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में जो गुड्स प्रोड्यूस की जाती थी दैट वर ऑफ द हाई क्वालिटी और पूरे वर्ल्ड में उनकी एक रेपुटेशन थी लाइक आइवरी आइटम्स, आर्म्स, शील्ड्स, metal work, ships, etc. But when the Britishers came in India, they not only destroyed the agriculture, they destroyed the handicraft industry of the India also for their self interest. Means उनका तो एक ही मोटिव था when they came to India to earn more and more प्रॉफिट्स, और इन प्रॉफिट्स को अर्न करने के लिए उन्होंने ना सिर्फ एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन किया, इवन उन्होंने इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को भी रियून कर दिया, जिससे हैंडीक्राफ्ट्स क्राफ्ट्स में पर्सन एज वेल एज पीजेंट्स सबकी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा रियून हो गई थी एक्सप्लॉयट करने की वजह से. देयर वर मेन टू रीजन्स वाई दे एक्सप्लॉयटेड, एंड इन दीज टू रीजन्स योर चैप्टर इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू सेक्शंस. फर्स्ट इज de-industrialization of handicraft industry, and second is industrialization, growth of modern industries, and first is decline of Indian handicraft. Oh, we are going to study section 1 in detail now. What is this de-industrialization of handicraft industry? During the first half of the 19th century, Indian economy saw a strange phenomenon. Indian economy में बहुत ही strange changes आए थे. इंडियन इकोनॉमी की इंडियन हैंडीक्राफ्ट की गुड्स दे वर वेरी मच इन डिमांड इन द market. The goods were why? Because the goods were not only cheaper but they were also of the good quality. देखने में अच्छी गुड्स थी because the goods were made by the hand, so they were enjoying the good quality, good reputation in the market. लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, when the Britishers came in India, they started the industrial revolution. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी ब्रिटेन में. नाउ व्हाट इज़ दिस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मीन्स इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन. इंजन स्टार्ट करने की, इंजन जब इन्वेंट हुआ, मशीन्स बननी स्टार्ट हुई, एंड यू नो वेरी वेल कि मशीन में गुड्स एज़ कम्पेयर टू हैंड बहुत जल्दी बनती हैं, एंड दीज गुड्स वर चीपर इन द मार्केट, क्योंकि जो गुड्स जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में बनेंगी उनका कॉस्ट हमें उतना ही कम पड़ता है. तो जब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से इसको इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, बट ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को नहीं आने दिया, जिसकी वजह से गुड्स इंग्लैंड में बनती थी, वहाँ पर मशीन मेड्स गुड बनती थी, मशीन मेड्स गुड्स इंडिया में आती थी, एंड वो इंडियन हैंडमेड गुड्स से थोड़ी चीपर होती थी, सस्ती होती थी. लोग उन मशीन मेड गुड्स को ख़रीदना पसंद करते थे इन द प्लेस ऑफ द हैंडमेड गुड्स, और इस तरह से इंडिया हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री धीरे धीरे रियून होनी स्टार्ट हो गई. इंडिया उनके लिए रॉ मटेरियल का सोर्स बन गया इंग्लैंड के लिए. यहाँ से रॉ मटेरियल इंग्लैंड जाता था और इंग्लैंड से फिनिश गुड्स बन के इंडिया में आती थी. देन सेकेंड इज
non availability of raw material. Now what is this? बिकॉज द गुड्स वर प्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड, ज़्यादातर गुड्स कहाँ बनती थी? इंग्लैंड में बनती थी, तो इंग्लैंड को रॉ मटेरियल की ज़्यादा ज़रूरत थी। अब ब्रिटिशर्स क्या करते थे? इंडिया से ज़्यादातर सारा रॉ मटेरियल इंग्लैंड ले जाते थे, जिससे यहाँ के हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल नहीं बचता था। इंडियन मार्केट में इंडियन क्राफ्ट्समैन के लिए रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं हो पाता था, जिससे इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बैडली अफेक्ट हुई थी। Third reason was, and this is a very important reason, Indian handicraft lost royal patronage. Now what is this royal patronage? Before the coming of the Britishers in India, different king ruled over the India, and king in their courts prefer हैंडीक्राफ्ट। दे ऑफन एम्प्लॉयड, हमने देखा भी है, ताज कितनी सारी हमने मॉन्यूमेंट्स देखे हैं जिनमें बहुत अच्छे ढंग से क्राफ्ट्समैन को ने उन पर पैटर्नाइज किया है, उन पर हैंडीक्राफ्ट को शो किया है। बट व्हेन द ब्रिटिशर्स केम इन इंडिया, ब्रिटिशर्स के आने से धीरे धीरे किंग सिस्टम ख़त्म होने लग गया था, एंड this became the decline of the Indian handicraft also, because Britishers officials ने नॉबल्स को मीन्स किंग्स को रिप्लेस, ना सिर्फ रिप्लेस किया बल्कि उनका जो पैट्रनाइज था इंडियन क्राफ्ट्समैन का, उसको भी रियून करना स्टार्ट कर दिया था। दिस इज़ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स। येस, अब ब्रिटिशर्स क्या करते थे, हमने अभी भी डिस्कस किया है, इंडिया से रॉ मटेरियल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए, क्राफ्ट्समैन के लिए जो रॉ मटेरियल था मशीन मेड्स गुड्स के लिए, वो रॉ मटेरियल इंडिया से इंग्लैंड जाता था, और इंग्लैंड में मशीन में गुड्स बनकर रेडी होकर इंडिया में आती थी। बट जब ये रॉ मटेरियल इंडिया से इंग्लैंड जाता था, उस पे कोई भी टैक्स वहाँ पे चार्ज नहीं किया जाता था। बट जब ये गुड्स बन के इंडिया में वापस आती थी, यहाँ पे उन पर हैवी इंपोर्ट ड्यूटीज़ चार्ज की जाती थी। इवन कि इंडियन गुड्स जो बाहर भी जाती थी, जैसे सपोज़ मैंने अभी आपको बताया कि वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन थी, तो कुछ जो रॉयल फैमिलीज़ थी इंग्लैंड में, वो स्टिल इंडियन हैंडीक्राफ्ट को प्रेफर करती थी। बट ड्यू टू हाई रेट ऑफ टैक्स, वहाँ पे ये गुड्स बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती थी, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाती थी। नेक्स्ट इज़ हाई टैक्सेशन पॉलिसी। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एंड इंडियन आर्टिशंस के ऊपर, आर्टिस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया था। जो भी गुड्स वो प्रोड्यूस करते थे, दे हैव टू पे अ वेरी हैवी अमाउंट ऑफ टैक्स, जिससे जो पुअर पीपल थे, पुअर हैंडीक्राफ्ट्स थे, जो पहले ही रियून्ड हो चुके थे, जिनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बची थी, if they have to pay high taxes, they have to borrow money from the money lenders, and money lenders charge from them a high rate of tax. So they were forced. अब उन्हें क्या लगा कि इससे अच्छा हम अपना ये हैंडीक्राफ्ट बिजनेस बंद कर दे एंड हम कहीं और पर जाके जॉब कर ले। सो दे वर फोर्स टू शट डाउन देयर हैंडीक्राफ्ट यूनिट्स एंड सीक एम्प्लॉयमेंट विद द कंपनीज फैक्ट्री। कंपनीज फैक्ट्री मीन्स ब्रिटिशर्स ने जो फैक्ट्रीज इंडिया में सेटअप की थी, इवन धीरे धीरे जो आपके क्राफ्ट्समैन थे, हैंडीक्राफ्ट्स थे, बिकॉज उनकी कंडीशंस ब्रिटिशर्स पॉलिसीज़ की वजह से रियून हो चुकी थी, सो दे शट डाउन देयर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एंड दे started job in the company's factory. Due to all these reasons, the disruption of equilibrium, क्योंकि agriculture was dependent on the handicraft industry, handicraft was dependent on the Indian craftsmen and in agriculture. So due to all these, the industries destroyed, and the income of the people also deprived, and the national income of the country was also deprived, and lakhs of workers, बहुत ज़्यादा जो workers थे, they lost their occupation, and this resulted in the dissatisfaction in the people of the India. दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। नाउ रिजल्ट्स ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की थी ब्रिटिशर्स ने, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है यहाँ से सारी की सारा रॉ मटेरियल इंग्लैंड लेके जाना और वहाँ से फिनिश गुड्स को इंडिया में लेकर आना। इसका सबसे बड़ा इफ़ेक्ट क्या हुआ था? रूरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी
एक रूरल इकोनॉमी बन गई थी, बिकॉज क्राफ्ट्समैन या हमारे जो हैंडीक्राफ्ट पर्सनस थे, दे हैव टू मूव टू द विलेज अगेन, बिकॉज उनके पास वहाँ पे कोई वर्क नहीं बचा था। अब उनकी जो एग्रीकल्चर लैंड थी उसी पर उनको वापस आके काम करना पड़ा। अब इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़ गया, लैंड तो उतनी ही रहेगी ना जितनी लैंड थी, बट क्योंकि उनके पास सिटीज़ में कोई वर्क नहीं बचा था करने को, इसलिए दे हैव टू मूव टू देयर विलेज टू डू वर्क ऑन द एग्रीकल्चर लैंड। अब इससे क्या हो गया था, इससे इंडियन इकोनॉमी की रूरलाइजेशन हो गई थी, बिकॉज जितने अगर 2 लोग एक लैंड पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे 4 लोग काम कर रहे हैं, जबकि उस लैंड पे 2 लोग भी अच्छे से काम कर सकते थे। इससे एग्रीकल्चर के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। देन कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, हमने ये पिछले चैप्टर में भी स्टडी किया है, दैट पीपल not only forced to do the agriculture of the food grains, even they were forced to do the agriculture of the commercial crops like tea, coffee, इंडिगो प्लांटेशन से ब्रिटिशर्स को बहुत प्रॉफिट होता था, बिकॉज इंडिगो वाज मच मोर इन डिमांड इन इंग्लैंड, सो दे स्टार्टेड द कमर्शलाइजेशन ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर। देन नेक्स्ट इज, this is we have done about the deindustrialization. There are some, what do you understand by deindustrialization? क्या है deindustrialization? डिक्लाइन, डी मैंने डिक्लाइन ऑफ इंडस्ट्रीज इज नॉन एज deindustrialization. what were the results of deindustrialization? जब ब्रिटिशर्स ने इंडियन इंडस्ट्रीज़ की डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दी तो उससे क्या हुआ, एक तो हमारी इकोनॉमी फिर से रूरल इकोनॉमी बन गई, दूसरा हमारी क्रॉप्स की कमर्शलाइजेशन होना स्टार्ट हो गया। कमर्शियल क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को फोर्स किया। ओके, सो दिस इज़ द सेक्शन 1 ऑफ द चैप्टर विच वी हैव स्टडीड टुडे. I have already sent you the bookwork also. Try the bookwork yourself and then match the answers from the PDF file. Have a nice day, beta.